अब नेक्स्ट वीडियो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि यदि cot 2a इज इक्वल टू tan a माइनस 22 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 डिग्री माइनस में थीटा, यही होता है। क्लियर हो रहा है। तो जहां cot 2a लिखा है, क्या यहां पर मैं tan 90 माइनस 2a लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर भी क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस 22 डिग्री। क्लियर हो रहा है। अब आप तुलना करा दीजिए। तुलना करने पर तुलना जब कीजिएगा तो tan यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस 2a। इधर क्या बचेगा 90 माइनस में 2a, और इधर क्या बचेगा a माइनस 22। तो 90 और -20 को एक तरफ कर दीजिए, तो 90 डिग्री, ये -20 डिग्री इधर आएगा तो +20 डिग्री 22 डिग्री होगा, इज इक्वल टू a। ये -2a इक्वल किधर जाएगा तो +2a, तो 0 2 2 9 2 11, 112 बराबर 9 2 और 1 3 है। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड की जाए तो 1 1 2, ये इंटू का 3 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन 3। ठीक है, और 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 2 11, 22 हो गया, 3 7 जार 22, तो 37 सही 1/3 डिग्री। 37 सही 1/3 डिग्री, ये किसकी वैल्यू आ रही है, आपके a की वैल्यू आ रही है। क्लियर हो रही है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पहले का गा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन लगभग हर सेट में आपको देखने को मिलता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, पहले का गा नंबर क्वेश्चन है, करना क्या चाहिए आपको, तत्काल इसका उल्टा मान लेना चाहिए कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो जो परिमेय होता है उसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, जहां जो Q होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। ये बात तो आपको कंफर्म हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, अच्छा ये भी है, जब ऐसा हो तो जो P और Q हो, यहाँ और भी लिखना कि P तथा Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो P/Q फॉर्म में लिखने का मतलब Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के भी, और दूसरा शर्त यह है कि P तथा Q कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है। अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग। तो √2 इधर लिखा हुआ है और P/Q उधर लिखा है, इन दोनों ही पक्षों का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर और इधर भी क्या, स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, P का स्क्वायर अलग से P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन Q स्क्वायर अलग से Q स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि Q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू इधर P स्क्वायर, ये इधर का 2 इधर लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा 2। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लिखोगे यहाँ पर समीकरण 1 से ज्ञात होता है कि 2p स्क्वायर का गुणनखंड है, अतः 2p का भी
गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, क्या होगा? 2p का भी गुणनखंड होगा। पुनः, अब पुनः क्या करेंगे आप देखिए, पुनः थोड़ा सा आगे करते हैं। अब पुनः इसमें क्या करेंगे, आपने यहाँ देखा हुआ लिखा क्या है इसमें, इस समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या भैया? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन में 2। अब जहां पर मान लीजिए कि माना P इज इक्वल टू 2m, क्योंकि आप √2 को प्रूव कर रहे हैं, तो √2 को प्रूव कर रहे हैं तो आप 2m मानेंगे। √3 को प्रूव कर रहे होते तो आप 3m मानते, √7 को प्रूव कर रहे होते तो 7m मानते। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहां पर लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर, वहां क्यू स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी है भैया? 2m, तो 2m का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। और अगर इसी को आगे बढ़ाएं तो आप कहोगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 2s आर 4। ठीक है, तो क्या आया, ये इधर का 2 इक्वल किधर भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2, और उधर क्या बचेगा? m स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर का भी क्या है? गुणनखंड है। तो लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण 2 से ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि क्यू स्क्वायर, सॉरी 2q स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अतः 2q का भी गुणनखंड होगा, q का भी गुणनखंड होगा। ठीक है, अब आप देखिए, आपने कहा था कि जो p तथा q होगा वो एक सह अभाज्य संख्याएं होंगी, और सह अभाज्य का मतलब कि p और q का गुणज जो होना, गुणनखंड जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। इसका भी जो गुणनखंड इसका होना चाहिए वही गुणनखंड इसका नहीं होना चाहिए, मतलब एक के अलावा कोई और सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से क्या है? डिविजिबल है, यानी ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब आपने जो माना था वो क्या हुआ? गलत हुआ। आपने क्या माना? जो माना था वो आपने क्या हुआ? गलत माना था। तो लिखेंगे अतः मेरा या मेरी कल्पना, अतः मेरी कल्पना गलत सिद्ध हुई, सिद्ध हुई। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि √2, अब आपने माना था अपरिमेय संख्या और आपका विरोध हो गया, आपने जो माना था वो गलत है। तो जो आपने माना था वो गलत है, अगर आपने परिमेय माना था वो गलत हो गया तो क्या हो जाता है? अपरिमेय। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यही आपने क्या करना था? प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर हो रहा है? तो आशा है कि आपको ये पूरी तरह से प्रूफ समझ में आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये हर बार 2 नंबर 3 नंबर में पूछ ही लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, लिखा हुआ पहले का घ कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बारंबारता है 7, 8, 5, 20, 13 और 7। ठीक है, और हमको इसका निकालना क्या है? माध्यिका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने हूबहू यहाँ पर कॉपी कर लिया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये आपका वर्ग अंतराल दिया था, और बारंबारता 7, 8, 5, 20, 13 और 7। तो अब आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? संचयी बारंबारता निकालना चाहिए। संचयी बारंबारता निकालना बेहद आसान काम है। इधर 7 है तो यहाँ भी क्या लिख दो आप? 7। फिर इसमें ऐड करते जाओ, 7 और 8 कितना होता है? 15। 15 में 5 ऐड करो 20, 20 में 20 ऐड करो 40, 40 में 3 ऐड करो 13 ऐड करो 53, 53 में 7 ऐड करो 60। ठीक है, और अगर आप इसको भी जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा?
60 आएगा और इसी को हम बोलते हैं n। क्या बोलते हैं इसको? n। 7 8 15 5 20 20 40 तो 13 7 20 40 20 कितना होता है? 60। यानी ये भी वैल्यू 60 आएगी और ये भी वैल्यू कितनी आएगी? 60। और ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अगर देखा जाए तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। अब आपका माध्यिका का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए पहले। माध्यिका, इसी को माध्यक भी बोलते हैं। माध्यिका बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में हाइट। ये होता है आपके माध्यिका का फॉर्मूला होता है। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर F क्या है? तो F जो होता है वो माध्यिका का वर्ग अंतराल होता है, माध्यक वर्ग होता है। तो माध्यक वर्ग क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। जब संख्या आपका क्या हो? सम हो। तो 1 2 3 4 5 6 सम है। तो जब सम हो तो आपको क्या करना है? आपको नीचे ज़्यादा लेना है और ऊपर एक कम लेना है। तो 1 2 3 और ऊपर 2, 3 और ऊपर 2 लीजिए तो बीच में क्या दिख रहा है आपको? F दिख रहा है। क्या दिख रहा है? F। और यही आपका क्या होगा? F होगा। यही आपका क्या होगा भैया? F होगा। समझ आ रहा बात? मतलब आपको बीचों बीच, क्योंकि बीच बीच तो ले नहीं पाएंगे। अगर यहाँ 6 के अलावा 7 होता तो आप 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे छोड़ देते, वही बीच वाले लेते। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर 6 है तो आप नीचे ज़्यादा छोड़िए, ऊपर कम छोड़िए। ठीक है? समझ आ रहा बात? तो यहाँ क्या मान लेंगे आप इसको? F। और इसी के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? CF। F के जस्ट ऊपर वाली लाइन में क्या होता है? CF होता है। तो अब आपको F और CF दोनों का आइडिया हो गया। अच्छा, L क्या होता है? यहाँ पर आपको L भी दिख रहा है। L जो होता है वो इसी F का सबसे छोटा वाला सीमा होता है, सबसे छोटा वाला सीमा। तो अगर देखा जाए L कितना है तो L है आपका 20। क्लियर हो रहा है? हाइट भी आपसे पूछ रहा है तो हाइट मतलब होता है कितने कितने का अंतर है। तो 0 से 10, 10 का अंतर, 10 से 20, 10 का अंतर, 20 से 30, 10 का अंतर। यानी कि जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 का है। अब इस फॉर्मूले पर उठा करके वैल्यू पुट करते जाइए। L की वैल्यू कितनी है? 20 रख दीजिए, प्लस n कितना है? 60 अपॉन में कितना? 2 माइनस CF कितना है भैया? 15 है, अपॉन में F कितना है? F है 5 और इंटू में कितना है? हाइट कितना है? 10। ठीक है? 5 दूना 10। क्लियर हो रहा है? फिर आप कहेंगे 20 प्लस 2, 30 में 60 होता है और 30 माइनस 15 कितना होगा? 15। और गुणे में कितना लिखा हुआ है? 2। तो आप कहेंगे 20 प्लस 15 दूना 30 और 20 और 30 कितना होगा? 50। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा 50। कितना होगा? 50। तो 50 इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। समझ में आया? आशा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे इजी क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है? अब इससे आसान क्या ही पूछा जाएगा, आपको केवल फैक्टर ही कर देना है। आप कैसे करेंगे? इन दोनों लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 5 चौके 20x² आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? और बीच में कितना लिखा हुआ है? 9x। और यहाँ सिंबल किसका है? प्लस का। यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9x। आप इस 9x को कुछ इस कदर तोड़िए। ठीक है? तो यहाँ आप लिखेंगे 4x² प्लस 9x को यहाँ छोड़ दीजिए, 9x के यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए और प्लस में क्या लिखा हुआ? 5। और ये इक्वल किसके है? 0 के है। ठीक है? अब आप क्या करेंगे? 4x² प्लस, मैं ऐसा कैसे तोड़ूं? तो अगर मैं इसको 5x प्लस 4x में तोड़ देता हूं तो 5 प्लस 4 क्या होगा? 9x होगा और 5 इंटू 4 20x² होगा। ठीक है? अब मैं ब्रैकेट तोड़ रहा हूं तो 5x प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मुझे दोनों में कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। तो यहाँ बचेगा 4x प्लस और यहाँ बचेगा 5 और प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। जहाँ कुछ कॉमन नहीं दिखता वहाँ क्या होता है? 1 कॉमन। तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ क्या बचेगा? 5। जो यहाँ बचा है वही यहाँ भी बचना चाहिए। इज इक्वल टू क्या? 0। तो 4x प्लस 5 आप एक ब्रैकेट में ले लेंगे और x प्लस 1 आप एक ब्रैकेट में ले लेंगे। ये इक्वल किसके होगा? 0 के। इतनी बात समझ आ रही है? अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4x प्लस 5 इसकी वैल्यू कितनी? 0 के बराबर। इसको करिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ये +5 इक्वल किधर जाएगा? तो -5 इंटू का 4 इक्वल किधर जाएगा? तो अपॉन में 4। यानी x की वैल्यू क्या आएगी? -5/4 आएगी।
इसी तरह x प्लस 1 बराबर क्या मान लीजिए 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 1 इक्वल किधर जाएगा तो -1, यानी x की वैल्यू आएगी -1। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है, राइट आंसर। आपको दोनों मूल ज्ञात करने थे, एक मूल आपका -5/4 आया और दूसरा मूल आपका क्या आया, -1 आया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है 22 का पहले कक्षा 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे के छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। एक तांबे का छड़ बनाता हूं, यहाँ देखिए, एक ऐसे तांबे का एक छड़ बना दीजिए। ठीक है, छड़ है, इसका कुछ ना कुछ तो व्यास होगा। मान लो ये ऐसा छड़ है और ये जो पूरा व्यास है, ये जो पूरा व्यास है, ये व्यास कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यानी कि व्यास क्या होता है 2r, और 2r की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ से 2r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है, 2r की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे का छड़, यानी कि जो लंबाई है तांबे के छड़ का, ये जो लंबाई है ये है 8 सेंटीमीटर। तो इस लंबाई को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, हाइट h। तो हाइट बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या ये आपको बेलनाकार नहीं दिख रहा है? और अगर आपको बेलनाकार दिख रहा है तो इसका आयतन यानी कि छड़ का आयतन, छड़ का आयतन, छड़ का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट कितना है 8। तो 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, कैंसिल हो गया। तो ऊपर आया इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से 22 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.14, 3.14। ठीक है, तो आ रहा है ये 3.14 और गुणे में यहाँ कितना बचा हुआ है 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तियां 6। तो 6.28 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आपके छड़ का क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ गया क्वेश्चन, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें जो का नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है, पहले m पदों का योग n है। समझ लो मैंने अभी इतना ही पढ़ा। तो पहले m पदों का योग यानी कि m पदों का योग पूछ रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले m पदों का योग n है। तो m पदों का योग यानी SAM आपसे कह रहा है, SAM इक्वल टू कितना दिया हुआ है n, SAM कितना दिया हुआ है n। पहले m पदों का जो योग है वो कितना है n है। तो SAM का फॉर्मूला ही आप जानते हैं कि m/2, n है ना, n की जगह पे क्या है m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही होता है फॉर्मूला। और ये बराबर किसके है, n के, किसके है n के। तो यहाँ से देखा जाए तो m ये अपॉन का 2 उधर जाएगा तो इंटू में 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस n का मल्टीप्लाई d में करोगे तो nd, माइनस d का मल्टीप्लाई 1 में करोगे माइनस d इज इक्वल टू अपॉन का 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 2n, और ये इंटू का m इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में m। क्लियर हो रहा है, इतनी बात समझ में आई। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए फर्स्ट। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ना है, कह रहा है तथा n पदों का योग m है, n पदों का योग कितना है m है। अब n पदों का योग जो है यानी कि SN जो है वो कितना है m है, SN जो है वो कितना है m है। तो अब जहाँ m रखे हैं वहाँ पर n रखिए। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, और ये इक्वल टू किसके है m के, ये किसके है m के है। क्लियर हो रहा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए वैल्यू निकाला जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर 2a प्लस n का मल्टीप्लाई d में करेंगे nd माइनस d इज इक्वल टू अपॉन का 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2m हो जाएगा, और ई इंटू का n इधर आएगा तो अपॉन में n होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा भैया, सेकंड बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखिए, अब इन्हीं इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लीजिए।
आपसे पूछा क्या है यहाँ देखिए, आपसे कह रहा है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो s m प्लस n आपसे पूछ रहा है, और एस एम प्लस एन अगर आपसे पूछ रहा है तो आपने पढ़ा है कि एस एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे एस एन होता था n/2, एस एम होता था m/2, ऐसे एस एम प्लस एन क्या होगा m प्लस एन बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1। सॉरी यहाँ एक गड़बड़ हो गया, माफ कीजिएगा। जहाँ m है वहाँ पर क्या रख, जहाँ n लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या आ जा रहा है, m आ जा रहा है। तो यहाँ भी क्या आएगा, m आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, m आएगा। तो ये हो जाएगा md, माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ क्या होगा md होगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही Sn बराबर m/2, तो जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखना है, अब जहाँ पर n है वहाँ पर n ही रखना है। तो यहाँ n-1, तो यहाँ पर nd होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो अब यहाँ पर आएगा 2a प्लस, अब यहाँ Sn n की जगह पर क्या है, m प्लस n है, यानी m प्लस n माइनस में 1, तो n-1 इंटू में क्या होगा, d होगा। क्लियर हो रहा है। और ये आपको फाइंड करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर m प्लस n अपॉन में 2, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2a प्लस d का मल्टीप्लाई m में करेंगे md, d का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो प्लस nd, और ये माइनस में क्या होगा, d होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, कहेंगे हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 3rd मान लीजिए। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि यदि किसी AP के पहले m पदों का योगफल n है तथा n पदों का योगफल m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो AP के m पदों का योग n है, m पदों का योग का मतलब Sm इक्वल टू कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यानी कि m पदों का योग Sm इज इक्वल टू कितना है, n है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, Sm बराबर होता है m/2, ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू में d, और ये इक्वल किसके होगा, n के होगा। ठीक है। अब और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो आप कहेंगे 2a प्लस md माइनस d, और ये अपॉन का 2 इक्वल किधर जाएगा, तो इंटू में 2n हो जाएगा, और ये इंटू में m इक्वल किधर आएगा, तो अपॉन में m हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे देखिएगा, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है n पदों का योग m है, यानी Sn कितना है, Sn, ये जो है वो m है। फिर वही फॉर्मूला n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, और ये वैल्यू किसकी है, m की है। तो यहाँ से देखा जाए तो 2a प्लस n का मल्टीप्लाई d में होगा nd, माइनस d का मल्टीप्लाई 1 में होगा d। ठीक है। इज इक्वल टू ये 2 का मल्टीप्लाई m में होगा तो 2m, और इंटू का n इक्वल किधर आएगा, तो अपॉन n। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 2। तो यहाँ से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर देना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका, आप सब जानते हैं बायां पक्ष बाएं पक्ष से सब्ट्रैक्ट होगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष से। तो क्या होगा, 2a प्लस md माइनस d। समीकरण 1 का बायां पक्ष इतना है और समीकरण 2 का बायां पक्ष है, इसको घटाना है क्या, 2a प्लस nd माइनस में d। इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए और इसको एक ब्रैकेट में। इतनी बात समझ में आ रही है। इज इक्वल टू, अब दायां पक्ष जो होगा वो दाएं पक्ष से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2n अपॉन m माइनस में क्या होगा, 2m अपॉन n। इतनी बात हो रही है क्लियर। ठीक है। अब फिर वही ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, 2a प्लस md माइनस में d। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल हो तो अंदर के सभी सिंबल क्या होते हैं, चेंज। तो ये हो जाएगा माइनस 2a, ये होगा माइनस nd, ये होगा माइनस माइनस प्लस d। इज इक्वल टू 2n का n में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े ही हैं, 2n का n में मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर, 2m का m में मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर, और अपॉन में m इंटू n यानी mn। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, फिर क्या कहना है आपको,
आपको करना क्या होगा इसमें, हाँ देखिएगा, 2a से -2a कैंसिल और -d से +d कैंसिल, तो यहाँ पर m, यहाँ से n, ठीक है। तो d दोनों में दिख रहा है, d कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा m और यहाँ माइनस में बचेगा n, तो m माइनस n इज इक्वल टू 2 दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा अंदर n² माइनस m², यानी एक ब्रैकेट में n प्लस n और एक ब्रैकेट में n माइनस m, और अपॉन में क्या होगा भैया, mn होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर यहाँ से d की वैल्यू पूछूं आपसे, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस m, यहाँ n माइनस m अपॉन में mn, ठीक है, अपॉन में mn, और ये इंटू का m माइनस n इक्वल किधर आएगा, तो अपॉन में m माइनस n होगा। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, बस केवल यहाँ पर माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा m और ये क्या हो जाएगा n, ये क्या हो जाएगा आपका n। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो ये m माइनस क्या हो जाएगा n। इतनी बात हो गई क्लियर। तो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये माफ कीजिएगा, ये n है, ये क्या है, n है, m प्लस n, यहाँ थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा d इक्वल टू आएगा -2 m प्लस n और अपॉन में कितना है mn, ये आपका क्या आ गया, सार्वंतर d आ गया। अब सार्वंतर d आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख करके आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ मैं। फिर यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, मैं इसको रेड पेन से कर दे रहा हूँ, यहीं बगल में ही, थोड़ा सा जगह बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 है आपके सामने 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -2m प्लस n अपॉन mn, तो इंटू -2m प्लस n अपॉन में mn, ठीक है। तो यहाँ क्या था समीकरण, 2a प्लस m माइनस 1 2a प्लस कौन सा जी, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू क्या होगा, 2n अपॉन में m, ये तो होगा 2n अपॉन में m। इतनी बात क्लियर हो गई। 2a इज प्लस, यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई m में होगा, तो यहाँ से देखिएगा तो m में हो जाएगा तो -2m m प्लस n अपॉन में mn, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2m प्लस n अपॉन में mn इज इक्वल टू 2n अपॉन m। m से m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2a माइनस 2a। अच्छा देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या 2, सब कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, केवल a बचा, a और ये माइनस में m प्लस n अपॉन में n प्लस m प्लस n अपॉन में mn इक्वल टू n अपॉन में m। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है बात। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब अगर देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, a की वैल्यू अगर देखा जाए तो a इक्वल टू सबको उधर भेज दीजिए, तो n अपॉन m, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस m प्लस n अपॉन mn, ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा, प्लस m प्लस n अपॉन में, ये आपकी वैल्यू किसकी आई, a की वैल्यू आई। इतनी बात क्लियर हो रही है। इतनी बात समझ में आई। तो आपने a की वैल्यू निकाल ली और आपने d की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना क्या है, थोड़ा सा क्या नाम है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए समय लग रहा है। तो m प्लस n के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको m प्लस n पदों का योगफल निकालना है, यानी आपको m प्लस n फाइंड करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि क्या 2a m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या है, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होगा। तो यहाँ लिखेंगे m प्लस n अपॉन में 2, फिर आइए इसमें 2 इंटू a की वैल्यू कितनी निकाल लिया था आपने,
ए की वैल्यू ये आपने निकाला था क्या, n अपॉन में m माइनस m प्लस n अपॉन में mn प्लस m प्लस n अपॉन में n, ठीक है, m प्लस n अपॉन में n। इतनी बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस में m प्लस n माइनस 1, m इसको भी हाँ m प्लस n माइनस में 1 इंटू d की वैल्यू आपने क्या निकाली है -2 m प्लस n अपॉन में mn, अपॉन में mn। क्लियर हो रहा है। फिर आगे एक बार और इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। m प्लस n अपॉन में 2, यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ m, यहाँ mn, यहाँ n, मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर mn सबका एलसीएम आना है, तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ mn है ही, यहाँ पर भी है। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई ही मत करिए, सीधा ब्रेक कीजिए, सीधा क्या करिए, सबको तोड़िए, पूरे ब्रैकेट को ही तोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2a, मैं इसको तोड़ रहा हूँ ब्रैकेट को, तो 2 का मल्टीप्लाई n में होगा तो 2n अपॉन m माइनस 2m अपॉन में mn माइनस 2n अपॉन में mn, ठीक है, प्लस 2m अपॉन में n प्लस 2n अपॉन में n, ठीक, प्लस यहाँ देखिए -2, यहाँ देखिएगा m प्लस n माइनस 1, और इसका -2m यहाँ मल्टीप्लाई है -2m अपॉन में mn माइनस 2n अपॉन में mn। इतनी बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे कह रहा है m प्लस n अपॉन में 2n अपॉन में m माइनस 2m अपॉन में mn माइनस 2n अपॉन में mn प्लस 2m अपॉन में n प्लस n से n कैंसिल हो गया, केवल 2 आया, प्लस 2। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो हो जाएगा -2m इंटू में m अपॉन में mn, ठीक है, और फिर -2mn अपॉन में mn, और फिर माइनस माइनस प्लस 2m अपॉन में mn। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब ऐसे ही इसका भी मल्टीप्लाई तीनों में होगा, तो -2n इंटू में m अपॉन में mn माइनस प्लस माइनस 2n इंटू n अपॉन में mn, और माइनस माइनस प्लस 2n अपॉन में mn। इतनी बात आ रही है। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं कि कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिएगा m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, mn से mn क्या हो गया, कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल, जो जहाँ n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, देख लेंगे जो जहाँ n से n कैंसिल, n से n कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ देखिए n से n भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो जहाँ जैसा कटने वाला था मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस बार इसको लिखेंगे दोबारा, तो क्या लिखा हुआ है, m प्लस n अपॉन में 2, यहाँ 2n अपॉन में m बचा, माइनस यहाँ पर -2 अपॉन n बचा, -2 अपॉन m बचा, प्लस 2m अपॉन में n बचा, प्लस 2 बचा, यहाँ -2m अपॉन n बचा, यहाँ पर -2 बचा, यहाँ पर +2 अपॉन n बचा, यहाँ पर माइनस ही -2 बचा, यहाँ पर माइनस में 2n अपॉन m बचा, और यहाँ प्लस में 2 अपॉन m बचा, ठीक है, ये है। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, उसको काट डालिए। तो 2n अपॉन m, और कहीं दिख रहा है आपको 2n अपॉन m, तो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, कैंसिल हो गया,
ठीक है। यहाँ -2/n कहीं दिख रहा, यहाँ +2/n कैंसिल हो जाएगा। -2/m कहीं दिख रहा आपको, +2/m कैंसिल हो गया। +2m/n और -2m/n कैंसिल हो गया। +2 और -2 कैंसिल हो गया, ठीक है। -2 और +2 क्या हो गया, कैंसिल। तो सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, 0। और यहाँ बचा क्या, m + n/2 और उसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो इसका सम क्या आएगा, 0। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। देखिए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इस वीडियो को आप बार बार 1, 2 बार, 3 बार रिपीट करके अच्छे से जब समझने का प्रयास करेंगे आपको हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी समझ में आएगा। थोड़ा सा हमने जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टफ था आपके लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको जल्दी करने का प्रयास किया, क्योंकि वीडियो वैसे ही 13-14 मिनट का हो चुका है लगभग, ठीक है। तो चलिए, अगर मुझे आशा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है, इसको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो मिनिमम आपको 4 नंबर 5 नंबर दे करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक। तो चलिए, आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, एक पहली बात तो वृत्त बनाइए, पहला काम ही आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक बाहरी एक बिंदु लीजिए और इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर क्या खींच दीजिए, स्पर्श रेखा। इस बाह्य बिंदु को मान लीजिए P और इस स्पर्श बिंदु को A, और ये कहाँ स्पर्श कर रहा है, B पर, ठीक है। और ये आपके क्या है, सेंटर है। तो अब आपको क्या करना है, A से O को, सेंटर मान लो O है, तो A से O को और O से B को मिला दीजिए। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब आप सब जानते हैं, अब आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या, आप सब जानते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये वाला वही एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी आपने एक प्रमेय में पढ़ा होगा। तो आप कहेंगे चतुर्भुज PAOB में, PAOB में यही होगा, PAOB में एंगल PAO, एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण, बीच का कोण। फिर क्या करेंगे आप, फिर लिखेंगे एंगल PBO, एंगल PBO, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और वही सेम रीजन जो ऊपर लिखा है वही रीजन सेम आपका नीचे भी होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आप जानते हैं चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी एंगल PAO प्लस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल PBO या OBP, एंगल PBO प्लस एंगल APB, एंगल APB, ये इक्वल किसके होगा, 360 डिग्री की होगा। और रीजन लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। इतनी बात हो रही है भैया क्लियर। अब आप बताइए एंगल PAO कितना है, 90 डिग्री। एंगल AOB कितना है, नहीं पता है। एंगल PBO कितना है, 90 डिग्री। और एंगल APB कितना है, नहीं पता। और ये इक्वल किसके है, 360 डिग्री के। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आप कहेंगे एंगल AOB प्लस एंगल APB
इज इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180 प्लस 180 इक्वल किधर आएगा तो माइनस 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था, आप देखिए सिद्ध आपको करना था कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कौन सा? बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। यानी आपको ये वाला कोण कह रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे? संपूरक होंगे। यही आपको सिद्ध करना था। यानी एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी ये कैसे होने चाहिए? संपूरक। यानी इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। और अगर आप यहाँ देखें तो ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 180 डिग्री ही आ रहा है। इसका मतलब आपको यही प्रूफ करना था और यही आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका प्रूव्ड हुआ। क्लियर हो रहा है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का गा। लिखा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और बिंदु B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उतार लिया है कि एक बिंदु है आपका A जिसका निर्देशांक है -6,10 और एक बिंदु है आपका B जिसका निर्देशांक है 3,-8 और उसके मध्य बिंदु में एक निर्देशांक है जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -4,6। ठीक है, और ये किस अनुपात में विभाजित है? M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2। तो आपको उसी M1 और M2 की वैल्यू फाइंड करनी, यानी M1 रेशियो M2 फाइंड करना है। क्लियर हो रहा है? तो अब आपको क्या करना है, देखिए आप चाहे x को ले लो चाहे आप y को ले लो। सबसे पहले मैं आपको x लेता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि x अक्ष इक्वल टू होता है, x की वैल्यू क्या होती है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये x वाली वैल्यू होती है। और एक वैल्यू होती है y वाली, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका y वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपका किसी एक से ही काम हो सकता है, तो फिर आपको दोनों नहीं लेना होगा। पहले देखिए आप इस पर रख करके वैल्यू को देखते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है? -4 दी हुई है। माइनस में कितनी दी हुई है? 4 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू नहीं पता है भैया, इंटू x2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, x2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, प्लस M2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है? -6 अपॉन में M1 प्लस M2, इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे देखिए, -4 का मल्टीप्लाई M1 में होगा तो -4M1, -4 का मल्टीप्लाई M2 में होगा -4M2 इज इक्वल टू 3M1 और प्लस इंटू माइनस -6M2। इतनी बात हो रही है क्लियर? ठीक है, अब आपको M1 को एक तरफ कर देना है और M2 को एक तरफ कर देना है। तो इधर -4M1 लिखा हुआ है, ये +3M1 इधर आएगा तो क्या होगा? -3M1। क्लियर हो रहा है? उधर क्या लिखा हुआ? -6M2, ये -4M2 इक्वल किधर जाएगा तो क्या होगा? +4M2। इतनी बात क्लियर हो रही है? फिर आगे देखेंगे, -4 -3 -7M1 इज इक्वल टू -6M2 प्लस 4M2 -2M2। ठीक, अब M1 यहाँ रख दीजिए, इस इंटू में M2 जो लिखा है इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा? अपॉन में M2 होगा, इज इक्वल टू वहाँ क्या बचा हुआ है? -2 अपॉन इंटू का 7 इक्वल किधर जाएगा तो अपॉन में -7, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो M1 अपॉन M2 की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2/7। क्या आई? 2/7। और इसी को मैं लिख सकता हूँ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? M1 रेशियो M2, M1 रेशियो M2। और M1 रेशियो M2 की वैल्यू कितनी होगी? 2:7, 2:7। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा?
राइट आंसर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल के रख करके लगाई, आप चाहते तो आप y की जगह पर 6 रख करके तो फिर y वाली वैल्यू रख करके लगाते तो भी यही चीज़ आता। ठीक है, तो जब मेरा x से ही वैल्यू निकल गया तो फिर आगे मुझे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही इस क्वेश्चन का हो गया है राइट आंसर। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन है भैया, लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपसे मोड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोड। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 200, 140। बारंबारता उसकी 6, 8, 10, 12, 6, 5 और 3, ये उसकी बारंबारता दी हुई है। तो हूबहू क्वेश्चन मैंने यहाँ डिट्टो यहाँ पर प्रिंट कर लिया, छाप लिया, लिख लिया है। ठीक है, अब आपको लिखना क्या होता है, सबसे पहला जो आपका लगाने का सही क्रम है, सही प्रोसेस है, वो ये है कि आप सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिख लीजिए। बिना कुछ सोचे आपको क्या लिख लेना चाहिए? बहुलक का फॉर्मूला। और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, माइनस में F2, और इंटू में क्या होगा इसके? इंटू में होगा हाइट। इंटू में क्या होगा? हाइट। इतनी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, हाइट क्या होता है, यहाँ सारी बातें मैं नीचे लिख रहा हूँ। सबसे मेन बात रख रहा हूँ कि क्या है, अगर देखा जाए F1 क्या होता है, तो F1 होता है बहुलक वर्ग, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही होता है F1। तो यहाँ पर आपको किसकी बारंबारता सबसे अधिक दिख रही है? बारंबारता जो 12 है यही सबसे अधिक दिख रहा है मुझे, तो यही आपका क्या होगा? F1 होगा। अब F1 से जस्ट पहले F0 आता है। क्या आता है? F0 आता है, और F1 से जस्ट बाद में F2 आता है। क्रम तो आपको पता ही होगा, F1 के जस्ट पहले F0 और F1 के जस्ट बाद में F2, और F1 क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही F1 होता है। फिर ठीक है, तो आपको F1, F2, F0 मिल गया। अब आपको चाहिए क्या? L चाहिए। L क्या होता है? जो बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग क्या है आपका? F1 है। तो जो बहुलक वर्ग होता है उसकी सबसे निम्नतम सीमा, सबसे निम्नतम सीमा, ये उच्चतम सीमा है और ये क्या है? निम्नतम सीमा। तो L की वैल्यू कितनी है बाबू मेरे? 60 डिग्री है, 60 है। कितना है? 60 है। F1 की L की वैल्यू कितनी है? 60। अब हाइट की बात आती है कि हाइट क्या है, तो हाइट क्या होता है? वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर होता है। 0 से 20 का अंतर कितना है? 20 का। 20 से 40 में कितने का अंतर? 20 का। 40 से 60 में कितने का अंतर? 20 का, यानी हाइट कितना है आपका? 20 है। अब उठा करके वैल्यू इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। L की वैल्यू कितनी है? 60 उठा के रख दीजिए, प्लस F1 की वैल्यू कितना है? 12, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 10, अपॉन में 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है भैया? 12, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? तो F0 की वैल्यू कितनी है? 10, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? 6, और इंटू में क्या हो जाएगा? हाइट, और हाइट की वैल्यू कितनी है? 20। कोई डाउट नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं। 60 प्लस 12 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा, अपॉन में 2 12 24, माइनस 10 और माइनस 6 माइनस 16, और इंटू में क्या होगा? 20 होगा। फिर आप कहेंगे 60 प्लस 10 अपॉन 24 माइनस 16 कितना होगा? 8, और इंटू में कितना हो जाएगा? 20। 4 पंच में 20, 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर देखा जाए तो 60 और प्लस में 5 बचे कितना होता है? 25। तो 60 प्लस 25 होता है 85, और 85 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? बहुलक निकालना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने समीकरण आपके सामने लिख लिया है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इसी में थोड़ा सा संशोधन करूं तो क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 और फिर x² लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल, इंटू 2√6x प्लस
क्या मैं टू को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बराबर किसके होगा? 0 के। बताइए समझ आ रहा बात? अब आगे देखता हूँ। फिर बताइए क्या ये √3 इंटू √3, तो क्या √3 का स्क्वायर लग रहा है और ये x का स्क्वायर लग रहा है? कहोगे बिल्कुल। क्या ये 2√6 है? इसको ज्यों का त्यों लिख दो। प्लस क्या ये √2 इंटू √2, इसका मतलब √2 का स्क्वायर लग रहा है। इतनी बात क्लियर? बराबर क्या है? 0 का। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ √3x इस पूरे का होल स्क्वायर? आप कहोगे बिल्कुल। माइनस यहाँ प्लस √2 का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है और माइनस में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? √3x इंटू बी की वैल्यू कितनी है? √2। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू √3 इंटू √2, रूट में 6 आएगा, 2 3 6 और यहाँ x। इसका मतलब सेम टू सेम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का जस्ट फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको √3x माइनस √2 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये इक्वल किसके है? 0 के। यहाँ भी इक्वल किसके है? 0 के। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब √3x माइनस √2, ये 2 उधर भेजेंगे तो रूट में 0 हो जाएगा और √0 की वैल्यू भी क्या ही होती है? 0 ही होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस √2 इक्वल किधर जाएगा? तो प्लस √2 होगा और ये इंटू में √3 इक्वल किधर आएगा? तो अपॉन में √3 होगा। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है तो यही वैल्यू कितनी बार हो जाएगी? 2 बार, यानी कि √2 अपॉन √3 एक बार और लिख देंगे और यही इस क्वेश्चन का क्या होना है? राइट आंसर होना है। क्लियर हो रहा है? यही इस क्वेश्चन का क्या होना है? राइट आंसर। √2 अपॉन √3 तो आ ही रहा है क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसलिए इस वैल्यू को हम कितनी बार लिख देंगे? 2 बार। क्लियर हो रहा है? समझ आई बात? आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन कि 867 और 255 का लासा ज्ञात कीजिए, पहला है, और दूसरा है 867 तथा 255 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए है तो ये क्लास 5th से क्वेश्चन, क्लास 5th का, 7th का, 6 का, 8 का। ठीक है, लेकिन अब आपको 10th में भी क्वेश्चंस पूछ रहा है और देखिए कम नहीं 2 4 नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको उसको पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए मैं इसको एलसीएम और एचसीएफ दोनों को भाग विधि से समझा रहा हूँ। दो मेथड होता है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो मैं आपको यहाँ भाग विधि डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमें एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहला ये होता है मेरा भाग विधि। मुझे क्या निकालना है? एलसीएम, यानी कि लासा को ही क्या बोलते हैं? एलसीएम। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 के बाद क्या आता है? प्राइम नंबर 3 आता है। तो 3 2s are 6 बचा 2, 26 हो गया, 3 8 are 24 बचा 2, 27 हो गया, 3 9s are 27। और यहाँ देखेंगे तो 3 8 are 24, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5s are 15। इतनी बात क्लियर हो रही है? फिर 3 से कुछ डिविजिबल इसमें नहीं है तो आप 5 पे आइए। 5 पे आएंगे तो 289 तो डिविजिबल है ही नहीं। 5 1s are 5 एंड 5 7s are 35। अब ये जो 289 है 17 का स्क्वायर है, केवल और केवल 17 से ही डिविजिबल होगा। तो 17 1s are 17 बचा 11, 119 हो गया, 17 7s are 119 और 17 1s are 17। तो 17 1s are 17, 17 1s are 17। तो देखा जाए तो आपका एलसीएम कितना आया भैया? 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, तो कितना आ गया? 3 5 में 15 और 17 गुणे 17 होता है 289। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 9 135 के 5, कैरी कितना आया? 13। 15 8 120, 120 में 13 ऐड कीजिएगा तो 133 आएगा। 133 के 3, कैरी कितना आया? 13। 15 दूना 30, 30 और 13 होता है 43, यानी कि 4335 जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि एलसीएम कितना होगा? 4335। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बात अगला एचसीएफ की। किसकी बात आ रही है भैया? एचसीएफ की। तो एचसीएफ में भी भाग विधि ही यूज कर रहा हूँ और भाग विधि में क्या होता है? जो सबसे छोटा नंबर होता है, यानी कि जो 255 है, इसको अपने से बड़े वाले नंबर में डिवाइड करना होता है। तो 255 का डिवाइड 867 में कीजिए तो 255 गुणे अगर मैं 3 कर दूं तो 3 5 15, 25 3 75, 75 और 1 76, 765 आएगा, जो कि इससे क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन अगर मैं 255 का गुणा
4 बार कर दूं तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूना 8 और 2 10, 1020 आएगा, जो कि इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा तो मैं कितनी बार करूँगा, 3 बार, और 3 बार में आएगा 765। घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता उसके पहले वाले नंबर में डिवाइड करता रहूँगा। तो 102 का डिवाइड करेंगे 255 में, 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 204, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 2 शून्य में शून्य, 2 एक कम 2, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 हो गया 5, 51 आया, ये हो गया कैंसिल। अब 51 का डिवाइड किस में करेंगे, 102 में, 102 में, तो 51 2 जार होगा 102, ये हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ का रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया तो आपको देखना है कि आपके रिमाइंडर को 0 लाने वाला डिवाइजर कौन है, तो वो क्या है, आपका 51 है, और यही 51 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज 51। क्लियर हो रहा है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरफ आपको LCM दिख जा रहा है और इस तरफ आपको क्या मिल जा रहा है, LCM। तो LCM HCF दोनों आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। ये भी आपसे क्वेश्चंस में आजकल पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित चित्र में AO अपान OC बराबर BO अपान BOD इज इक्वल टू 1/2 तथा AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। और ये आपके सामने फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी फिगर को मैंने अपने इस पेज में लिख लिया हुआ है। ठीक है, अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात जो लिखा हुआ है वो लिखा है क्या, गिवन है AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और एक चीज और भी क्या दिया हुआ है, देखेंगे एंगल जो AOB, अगर मैं देखूं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल COD में, कौन कौन से ट्रायंगल में, AOB और COD में, इन दोनों ट्रायंगल में देख रहा है। तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल AOB ये इक्वल होगा किसके भैया, एंगल COD के, एंगल COD के, ये ट्रायंगल है। ठीक है, क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे देखते हैं, आगे फिर क्या कह रहा है, लिखा हुआ है फिर, अच्छा अगर भुजाओं का अनुपात AO किसकी भुजा है, इसकी भुजा, OC किसकी भुजा है, इसकी भुजा, तो AO अपॉन OC और BO अपॉन OD अगर इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोई एक कोण बराबर हो तो आप कह सकते हैं अतः त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। ठीक है, अगर दो भुजाएं समानुपाती हों और उनमें एक कोण जो हो इक्वल हो तो ऐसा त्रिभुज क्या होता है, समानुपाती होता है। और रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि दो भुजाएं हैं तो आपको एक भुजा है, एक एंगल आपको दिख गया और एक फिर आपको भुजा दिख गया, यानी कि भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से। ठीक है, तब आप क्या कर पाएंगे, अतः अब आप कर क्या पाएंगे, यहाँ से आप कर पाएंगे AO अपॉन OC तो लिखा हुआ है, अगर आपने AO अपॉन OC बोल दिया तो इसी के बराबर आपको क्या सिद्ध कर पाएंगे आप, AB अपॉन CD। भाई इस त्रिभुज की सभी भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की सभी भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, इक्वल होगा। तो AO अपॉन OC यानी AO अपॉन OC ये समानुपाती होगा किसके, AB अपॉन CD के, AB अपॉन CD के, या इसी को DC बोल सकते हैं। ठीक है, AB अपॉन CD या AB अपॉन DC। तो AO कितना, AO अपॉन OC कितना है, 1/2 है, 1 अपॉन कितना है, 2 है, इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, CD को लिख सकता हूँ DC।
तो अगर DC का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो DC इज इक्वल टू 5 2s आर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर कहीं कोई डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट करें, मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए किसी भी प्रकार से। समझ आई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती हैं। ठीक है, परस्पर क्या होती हैं? बराबर। तो मैंने भी एक वृत्त ले लिया, ठीक है, और कह रहा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी, तो कोई एक बाह्य एक बिंदु ले लिया P, और इससे क्या खींचा गया? स्पर्श रेखा, इसी को स्पर्शी बोलते हैं। तो एक स्पर्श रेखा आपका PA है और एक स्पर्श रेखा आपका PB है। ठीक है, अब थोड़ी सी रचना कर देते हैं। यहाँ सेंटर क्या है आपका O, A को O से मिला दीजिए और O को B से मिला दीजिए। ठीक है, और भी थोड़ी सी रचना आपको करना चाहिए। यहाँ पर आपको O से P को मिला देना चाहिए, O को P से मिला दीजिए। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? रीजन क्या होगा? क्योंकि क्या नाम है, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ऐसे ही OB और PB और OB का बीच का जो कोण होगा वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। रीजन आपके सामने होगा, क्या होगा? क्योंकि इस आपकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? आपको प्रूफ करना क्या है? तो यहाँ आपको क्या करना है? प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो AP है वो PB के बराबर है, यानी कि जो PA है ये बराबर है किसके? PB के। यही दो चीज़ आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दोनों त्रिभुज लेना चाहिए। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AOP त्रिभुज। यहाँ मैं प्रूफ दे रहा हूँ, उपपत्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, उपपत्ति। ठीक है, प्रूफ को हिंदी में क्या बोला जाता है? उपपत्ति बोला जाता है। तो इसमें देखा जाए तो त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, त्रिभुज BOP में, ठीक है, क्या क्या होगा? जो OA है, OA ये इक्वल होगा किसके? OB के। OB के क्यों? त्रिज्याएं होंगी, वृत्त की क्या होंगी? त्रिज्याएं हैं। ठीक है, फिर आगे देखूं मैं तो आगे आपको क्या दिखना चाहिए कि जो आपका एंगल OAP है, एंगल OAP ये इक्वल होगा एंगल OBP के, एंगल OBP के। क्यों? स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण। ठीक है, और अगली बात देखा जाए OP जो होगा, OP ये इक्वल होगा OP के। क्यों? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ OP इक्वल टू किसके होगा? OP के उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो अगर आपने देख लिया कि इसकी तीन साइड के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल AOP ये सर्वांगसम होगा किसके? ट्रायंगल BOP के। और कौन से प्रमेय से? भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से। और अगर आपने इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो आप इस त्रिभुज का कोई भी अंग इस त्रिभुज के किसी भी अंग के बराबर कह सकते हैं, यानी कि उस त्रिभुज का अंग AP या PA। अतः जो PA इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? PB के इक्वल होगा। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? लिख दो,
सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। ये आपके त्रिभुज के सर्वांग समता का क्या है, नियम है। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, तो आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर हो रहा है, आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, सेक ए माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब आपको इसी को सिद्ध करना है, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं दोनों पक्ष को लेकर के भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें 3 होता है, या तो आप LHS से RHS लाइए, या फिर RHS से LHS लाइए, या फिर दोनों ही टर्म को सॉल्व कीजिए। ये दोनों ही तीनों बातें आप इसमें कर सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ, तो आप जानते हैं कि जो कोसेक ए होता है ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1/sin ए होता है, और ये माइनस में क्या लिखा हुआ है, साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए। सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का, तो 1/cos ए, और माइनस में कॉस ए पहले ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1/tan ए को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखिए 1, अब ये इसका डिनोमिनेटर क्या है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, माइनस साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा, अपॉन में साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो साइन ए आएगा। क्लियर हो रहा है। ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, माइनस कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई किए तो साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। क्लियर हो रहा है इतनी बात। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए, इज इक्वल टू, ये सबसे नीचे वाला कॉस ए इंटू साइन ए कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ कॉस ए से एक बार कॉस कटा, साइन ए से एक बार कटा तो ऊपर बचा साइन ए, और इंटू में कॉस ए, और इधर भी क्या बचा, साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो LHS है वो RHS के क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, तो हो गया ये आपका प्रूफ्ड। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सब। लिखा हुआ है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, तो ऊंचाई और दूरी में जो फिगर होता है ये सबसे मेन रोल अदा करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर बनाना सीखते हैं कि कैसे फिगर बनाएंगे। तो लिखा हुआ है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक मकान बनाइए। एक मकान बना देता हूँ यहाँ पर, और इस मकान की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। मकान की जो ऊंचाई है वो कितनी है भैया, 15 मीटर है। तो कह रहा है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, यहाँ से शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर बना होगा, इस टावर को ही बना दिया जाए, और इस टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है, यानी कि इसके शिखर और इसके शिखर के बीच का जो कोण है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ही होता है, तो आधार मान लीजिए ये है, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये है आपका मकान, और ये क्या है, आपका टावर है। ठीक है, ये है मकान और ये है आपका टावर। ठीक,
आगे देखता हूँ। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसका भी यही आधार है। कह रहा मकान के तल से, मकान का तल यही है और टावर का शिखर ये है, तो मकान के तल से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है भैया? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मकान से टावर की जो दूरी है वो कितनी है? x है, और टावर की ऊंचाई कितनी है? इसको हाइट h मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? h। बताइए, फिगर बन के रेडी हो गया। 15 मीटर ऊंचा मकान मैंने लिख दिया। मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मकान के कहाँ से? तल से, यानी कि सबसे नीचे से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। टावर की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, उसको मान लेता हूँ h, और टावर की ऊंचाई अगर आपको दिया है तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है? टावर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि x ज्ञात करना है आपको। फिर आगे समझते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि अगर ये पूरी h है, ये पूरी क्या है? h है। यहाँ से यहाँ तक कितना भैया? h है, और ये दूरी इतनी ही अकेले 15 है, तो जो बची हुई दूरी होगी ये कितनी होगी? h माइनस 15 मीटर होगी। h माइनस 15 मीटर होगी। इतनी बात क्लियर हो रही है? समझ आ रहा बात? अब चलिए एक एक करके मैं फॉर्मूला लगाता जाता हूँ। सबसे पहले मैं tan 30 डिग्री लेता हूँ। tan ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे लंब भी पता है और ये आधार भी पता है। जो आधार नीचे है वही आधार ऊपर भी होगा। तो आधार कितना है? x, और लंब कितना है? h माइनस 15। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी h माइनस 15 अपॉन आधार, आधार यानी x। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3, और ये बराबर होगा h माइनस 15 भैया बटे x। यही होगा। x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो x इज इक्वल टू h√3, और इस √3 का मल्टीप्लाई माइनस 15 में होगा तो 15√3, और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन जा रहा है? फर्स्ट बन जा रहा है। इतनी बात हो रही है क्लियर? अब इसी प्रकार क्या करूंगा? मैंने tan 30 ले लिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप tan 60 भी लीजिए। तो मैं लेता हूं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसके लिए क्या होगा? लंब और बटे आधार। लंब कितना है आपका? यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंब है, और लंब कितना है? h है। ये पूरी हाइट कितनी है? h है। और अपॉन आधार कितना है इसकी? x है। कितना है? x है। तो tan 30 अंश का मान होता है √3, करड़े में कितना होता है? 3, इक्वल टू h अपॉन में x। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से अगर मुझे √3x इज इक्वल टू कितना लिखेगा? h, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अब आप बताइए, क्या मैं h की जगह पर √3x लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे h बराबर √3x समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x इक्वल टू h√3 माइनस 15√3। तो x इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है? √3x इंटू में क्या है? √3 माइनस 15√3। क्लियर हो रहा है? तो x इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, तो 3x और माइनस 15√3। ठीक है, इस माइनस 15 को इधर बुला दीजिए तो 15√3 इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x, ये प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x, प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x। उसके बाद देखेंगे तो 3x माइनस 1x 2x इज इक्वल टू 15√3। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू पूछी जाए तो x इक्वल टू क्या होगा? 15√3, ये इंटू का 2 इक्वल किधर आएगा? तो अपॉन 2। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? x की वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि मकान से टावर के बीच की दूरी निकल के आ गई। अगर आपको x मिल गया तो x इक्वल टू 15√3 समीकरण किस में रख दीजिए? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? h इज इक्वल टू √3x, √3x।
तो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 15√3/2, 15√3/2। तो h इक्वल टू क्या होगा 15√3 इंटू √3 3/2। तो h इक्वल टू होगा 45/2, 45/2 और डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, तो 22.5 मीटर हमारी हाइट आएगी और ये हमारा मकान से टावर के बीच की दूरी आएगी। तो ये दोनों ही आंसर आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये रहा आपके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, 5वां नंबर क्वेश्चन कि लिखा है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, एक ठोस धातु बेलन, एक ठोस धातु के बेलन के, एक बेलनाकार धातु है। कैसा है? बेलनाकार धातु है और इस बेलनाकार धातु के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ये भी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। ये भी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है और ये भी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। इतनी बात क्लियर हो गई? कह रहा दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार है। फिर आगे क्या कह रहा है? इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 मीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 19 मीटर है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो 2r इज इक्वल टू कितना होगा? वो 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2 और डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? r आएगी। और आप सब जानते हैं यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 3.5 ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है। क्या है? रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 3.5 होगा, क्योंकि ये भी क्या है? रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल और केवल बेलन की हाइट कितनी होगी, तो बेलन की केवल अगर हाइट पूछी जाए तो पूरी हाइट थी 19 और उसमें से 3.5 ये निकल गया और 3.5 ये निकल गया। तो 3.5 यहाँ से निकला, 3.5 यहाँ से निकला, तो टोटल 7 निकला। तो 19 में से 7 निकला तो 12 मीटर जो होगा वो बेलन की हाइट आएगी। वो किसकी हाइट आएगी? बेलन की। अब आपसे पूछा क्या है कि इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 4.5 ग्राम, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है। तो क्यूब सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का मात्रक होता है। तो सबसे पहले आप बेलन का आयतन निकाल दीजिए। सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए? बेलन का सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए? आकृति का आयतन। आकृति का आयतन, आकृति का आयतन निकाल दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बेलन दिख गया होगा। तो आकृति के आयतन में कौन दिखेगा? पहले बेलन का आयतन निकलेगा। बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अब आपको ये अर्धगोला और ये भी अर्धगोला दिख रहा है, तो 2 अर्धगोले दिख रहे हैं। तो आप कहेंगे एक अर्धगोला ये, अर्धगोला ये, तो पूरा अर्धगोला बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। तो आप कहेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक हो रहा है? इतनी बात समझ आई भाई? एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, और दोनों अर्धगोले मिला करके क्या बना दिए? एक पूरा गोला क्रिएट कर दिए। क्लियर हो रहा है? अब आप बताइए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr² प्लस गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³। क्लियर हो रहा है? तो अगर देखा जाए तो पाई r² दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो πr² क्यों ना कॉमन ही ले लिया जाए। तो अंदर क्या बचेगा? h बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 4/3 इंटू में 3 बार r था, 2 बार r निकल गया, तो कितनी बार r बचा? 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखी जाए तो यहाँ वैल्यू ही पुट कर दे रहा हूँ। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 3.5। तो r² यानी कि 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट में h कितनी है? 12 प्लस 4/3 इंटू में r की वैल्यू कितनी है? 3.5।
इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आप देखिए 7 पचे 35 0.5 आएगा और 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 110 होगा और एक अंक के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल और इंटू में 3.5। ठीक है, और यहाँ 12 प्लस डिवाइड कीजिएगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 2 5 3 छक 18 3 छक 18। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 12 प्लस 4 छक 24 4 छक 24 24 और 2 26 और 4 एकम 4 4 और 2 6 और 4 एकम 4 तो 4.664 आएगा इधर। तो गुणा करिएगा 11 पचे 55 11 तिया 33 33 और 5 कितना होगा 38 होगा। एक अंक के बाद क्या लगा देंगे आप डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और इंटू में 12 और 4 कितना होगा 16.664 16.664 मल्टीप्लाई कीजिएगा 12.664 का 38.5 में तो आएगा कितना 48 48। उसके बाद क्या 75640 3 अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, 4 अंक के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल 1 2 3 4 4 अंक के बाद यहीं आप क्या लगा देंगे डेसिमल। और ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब किस में है सेंटीमीटर में है या मीटर में, देख लीजिए एक बार। ये सब है आपका 19, ये सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो 4.5 ग्राम है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू जो है वो 4.5 ग्राम है। तो क्या इसको मैं इंटू में 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप कह देंगे 487.5640 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है 4.5 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर 4.5 ग्राम लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे आप 487.5640 का 4.5 ग्राम में तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 2887.5 ग्राम। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या करना था पहले आपको आकृति का आयतन निकालना था जिसमें आपको बेलन और 2 अर्धगोले दिख रहे थे। तो 2 अर्धगोला मिलकर के एक पूरा गोलन निकाल देगा, यानी बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। आपने फॉर्मूला लगाया और आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए, आपका आया कितना इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ 4.5 ग्राम रख दी, मल्टीप्लाई किया तो 2887.5 ग्राम आया। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा है समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है तो और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और त्रिज्या कितना दिया हुआ है इसका 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर आपका रेडियस है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्या है रेडियस। और आपसे पूछा क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यही होता है। अब आपको क्या करना है आपको वैल्यू पुट करते चले जाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, तो यहाँ 60 रख दीजिए, अपॉन में 360 डिग्री रख दीजिए, इंटू में पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में हाफ इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब आगे देखते हैं 66 आर 360 होता है और यहाँ डिवाइड, यहाँ देखिएगा 3.14
इंटू में क्या बचेगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, माइनस 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इतनी बात क्लियर हो रही है। फिर आगे देखता हूँ, और यहाँ बटे कितना लिखा हुआ है, बटे में है 6, बटे में कितना लिखा हुआ है 6, ठीक है। फिर अब 3.14 का मल्टीप्लाई 225 में कीजिएगा तो आएगा 706.5 और अपॉन में कितना है 6, माइनस 225 गुणे √3 की वैल्यू होती है 1.73 और अपॉन में 2 दूना 4, ठीक है। फिर आप देखिए 706.5 में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 117.75 माइनस 225 का मल्टीप्लाई 1.73 में करेंगे तो आएगा 389.25 अपॉन में कितना है इसके 4 है। फिर आगे देखता हूँ 117.75 माइनस 389.25 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 97.31, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आना है 20.44 और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो ये आपका रहा टोटल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगला जो आपका सेट आपके बीच आएगा वो सेट आएगा सेट नंबर 5 2024 822 HZ, ठीक है। और ये था आपका कौन सा सेट, ये आपका सेट नंबर 4 था 2024 822 का, ठीक है। तो ये सेट कंप्लीट होता है। आप प्रॉपर तरीके से इसको रिवाइज करिए, मेंटेन करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट 5 के साथ और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।